छत्तीसगढ़ भी अब दिल्ली के तर्ज पर, केजरीवाल जी के तर्ज पर चल रहा है, फ्री की चीजें बांटो और प्रदेश में सरकार कि आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है, वहाँ की मूलभूत ज़रूरतों की कमी है। बस ये फ्री की चीज़ें दे देना, खूब खोल देना, स्कूल कॉलेज खोल देना, क्या ये इससे प्रदेश की युवाओं का भला होगा, यहाँ की जनता का भला होगा? चुनाव जीतने के लिए कर्जा माफी करेंगे, नहीं चुनाव जीतने के भले कर्ज से डूब जाए, बजाय इसके उनके कर्ज माफी के आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्यों नहीं होती, योजनाएं क्यों? युवा तो इस इंतजार में था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में बनेगी और 2019 से ही हमारे खाते में बेरोजगारी भत्ता आने शुरू हो जाएंगे। हुआ नहीं, 4 साल बीत गए, आखिरी 6 महीने में आपने दिया, वो भी बहुत कम लोगों के लिए, क्राइटेरिया बहुत आपने बांटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ के युवा सिर्फ बेरोजगारी भत्ता पाए और घर में रहे? क्या उसकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं ये नहीं है कि वो आगे बढ़े, 4 पैसा कमाएं? कहां हो रहा है आखिर किसानों को? जो बीज आते थे सस्ते दरों पर, वो बीज आज काफ़ी महंगे हो गए हैं, खाद बहुत महंगे हो गए हैं, उसमें दवाइयाँ जो छिड़की जाती हैं वो महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में कहाँ, एक तरफ आप देते हैं, दूसरी तरफ दूसरे एंगल से लूट लेते हैं। कैसे भला होगा जनता? क्या होगा कर्जा माफी से? सिर्फ वही लोग लाभान्वित होंगे जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, जो नहीं लिया है उसको कोई लाभ नहीं होगा। बीजेपी का ये कहना है कि अगर हम हर गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में सीधे साल में 12,000 रुपए दे रहे हैं, 5 साल में 60,000 रुपए मिल रहा है और पूरा गरीब परिवार इससे लाभान्वित हो रहा है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ से महाराजा साहब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं 5 सालों से, इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि महाराज साहब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें वो मजबूती प्रदान नहीं कर पाए जिनके चेहरे को देखते हुए सरगुजा अंचल की जनता ने उनको वोट किया था। 5 सालों से सड़कों पर ध्यान नहीं दिया, चुनाव नजदीक आए आपने लीपापोती कर दिया और चुनावी मैदान पर उतर। आपने कहा घोषणा पत्र में कि अब इस बार हम 32 रुपए किलो धान खरीदेंगे, बीजेपी ने कहा हम 31 रुपए धान खरीदेंगे, लेकिन 31 रुपए धान हम सीधे आपके खाते में एक मुश्त पैसा देंगे और उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पंचायत भवन में पैसा उपलब्ध कराएंगे। घोषणा पत्र का इंतजार तो छत्तीसगढ़ की जनता कर ही रही थी, बीजेपी के भी घोषणा पत्र का और कांग्रेस का भी। दोनों पार्टियों ने कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं आप, बहुत सारी वैकेंसीज भी निकले, मतलब ऐसा लग रहा था कि भूचाल सा आ गया है, इतने वैकेंसीज आपने लास्ट टाइम पे निकाले थे, लेकिन चयन प्रक्रिया में इतना बड़ा घोटाला। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बड़े बड़े अधिकारियों के भाई भतीजे परिवार के सदस्य बन रहे हैं। देखो इससे विश्वास टूटता है। गरीब जो मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से आपने चलाया नहीं, आपकी निगरानी नहीं थी वहां पर। कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी के बने या कांग्रेस की बने, उसको सरगुजा संभाग के लिए क्या करना चाहिए जिससे पूरे सरगुजा संभाग का भला हो सके। इस वक्त मैं हूं अंबिकापुर विधानसभा में, अंबिकापुर विधानसभा का अंबिकापुर शहर, जो अंबिकापुर शहर सरगुजा संभाग के लिए बहुत चर्चित शहर है और चर्चित इस लिहाज से भी है क्योंकि अंबिकापुर विधानसभा पर नज़र पूरे प्रदेश भर के लोगों की होती है। वजह यह है कि एक तो पाटन, जिससे खुद सीएम साहब लड़ रहे हैं भूपेश बघेल जी, और दूसरा जो सबसे बहुचर्चित विधानसभा है वो है अंबिकापुर, जहां से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी लड़ते हैं और महाराज साहब का यहां पर एक दबदबा रहा है। तो उसी सरजमी पर मैं इस वक्त इंटरव्यू के लिए आया हूं और हम इनसे सवाल करेंगे, चूँकि घोषणा पत्र आ चुका है, बहुत लेट लतीफ़ के बाद आया है, उस पर बात करेंगे। क्या कुछ अलग है इस पर बात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी के पास, उनके ऑफिस में मैं इनसे पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ और आज हम एक नए अंदाज में, चुनाव के बहुत करीब 17 नवंबर को इलेक्शन है दूसरे चरण का। आज पहले चरण का जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें पहले चरण का छत्तीसगढ़ का चुनाव हो चुका और अब दूसरे चरण में ये एरिया आएगा और इतने चुनाव के नज़दीक हम इनसे सवाल करेंगे घोषणा पत्र पर, इनकी उपलब्धियों पर, किन मुद्दों के साथ ये दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि घोषणा पत्र पर ही सवाल करेंगे और उपलब्धियों पर बाद में करेंगे। घोषणा पत्र अभी हाल ही में आपका आया है, क्या कुछ नया है इस बार? क्या नया है? बहुत कुछ नया है। हमने देखिए, देश का भविष्य जो है वो युवाओं पर निर्भर करता है, देश का भविष्य शिक्षा पे निर्भर करता है और हमने जो घोषणा पत्र आया है उसमें केजी से लेके पीजी तक जो शिक्षा का है वो मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। यदि हमारी शिक्षा, हमारी वैधता, हमारी इंटेलिजेंसी विकसित होगी तो देश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा। इस उद्देश्य से हमारे घोषणा पत्र में केजी से लेकर पीजी तक को
मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। दूसरा, हमने जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो अन्नदाता होते हैं, जो फल प्रदान करते हैं देश को, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, शारीरिक और मानसिक ताकत देते हैं, उन किसानों की कर्ज माफ़ी की है। इसके बाद बिजली बिल हमने पिछले बार घोषणा जो की थी उसमें बिजली बिल को हाफ किया था। इस बार हमने 200 यूनिट तक के लिए बिजली बिल को मुफ्त घोषित कर दिया है। मुफ्त, उस पर कोई बिल नहीं आएगा 200 यूनिट तक। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि बिजली बिल में 200 यूनिट तक जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत कम बिजली का उपयोग करते थे, उनके पास बिल आता था और बिल ना पटाने पे या देर होने पर वो उसमें काफ़ी उनको दंड लगता था, ब्याज लगता था। अब बिल आएगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ भी अब दिल्ली के तर्ज पर, केजरीवाल जी के तर्ज पर चल रहा है, फ्री की चीज़ें बांटो और प्रदेश में सरकार। केजरीवाल की तर्ज बहुत बाद में भारत में आई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से कांग्रेस पार्टी तर्ज बना रही है। केजरीवाल की तर्ज पर चलने को कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, वो तो अभी अभी पैदा हुए हैं। कांग्रेस तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब से कांग्रेस है। तो केजरीवाल ने जो किया है वो अवसरवादिता का लाभ उठाया है, और जो कांग्रेस जो करती है वो जनाधार के हिसाब। केजी से पीजी तक का शिक्षा मुक्त कर रहे हैं, कर्जा माफ़ी कर रहे हैं, बिजली बिल पूरी तरह से अब बिजली मुफ्त होगा, गरीबों को मिलेगा। जेपी साहब एक बात बताइए, ये केजी से पीजी तक का शिक्षा मुक्त की बात करते हैं, और इससे पहले आपके नेताओं ने खूब कहा प्रदेश भर में घूम घूम करके कि हमने आत्मानंद स्कूल खोला, विद्यालयों को डेवलप किया, हम बहुत सारे विद्यालय खोले, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल खोले। ये खोलना ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना? क्योंकि आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है, वहाँ की मूलभूत ज़रूरतों की कमी है। बस ये फ्री की चीज़ें दे देना, खूब खोल देना, स्कूल कॉलेज खोल देना, क्या ये इससे प्रदेश की युवाओं का भला होगा, यहाँ की जनता का भला होगा? आत्मानंद स्कूल, आपने जो बात कही, एक क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। आत्मानंद स्कूल खुलने से छत्तीसगढ़ में 2 संदेश जाते हैं। एक तो ये संदेश गया कि आज आत्मानंद स्कूल के लिए दूसरे प्रदेश के लोग और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको अंगीकृत किया जाता है। इसमें इसकी गहराई पे जाइए आप। आत्मानंद स्कूल खोलना एक बहुत सहज बात है, लेकिन उसकी थीम पे जाइए आप। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि शासकीय लोग अच्छी सेवाएं नहीं दे पाते। प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल इसलिए डेवलप कर रहे हैं और इसलिए प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। यानी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेटाइजेशन पर महत्व दे रही है, क्वालिटी सुधारने पर महत्व नहीं दे रही। आत्मानंद, आपको लगा 5 साल होने को है, चुनाव आ गया, क्या आपने क्वालिटी प्रदान किया? हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए। आत्मानंद स्कूल क्वालिटी का प्रतीक है। आज लोग इस बात के लिए जूझ रहे हैं कि उनके बच्चे का आत्मानंद स्कूल में एडमिशन हो जाए। एक जो व्यक्ति प्राइवेट के लिए परेशान रहते थे, जो अभिभावक के प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन है उसके लिए, वो आजकल प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहे, वो आत्मानंद स्कूल में प्रयास कर। जेपी साहब, मैं गांव-गांव में घूमता हूँ, पालकों से भी मुलाकात होती है, बच्चों से भी मुलाकात होती है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पालक ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी आत्मानंद में एडमिशन करा करके, क्योंकि आत्मानंद विद्यालय में भी वो मूलभूत ज़रूरतें होनी चाहिए। जिस क्वालिटी की बात करते हैं, शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करते हैं आप, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, वो दिखती तो नहीं है। आपने कुछ लोगों से बात की होगी। मेरा निवेदन है कि जब आत्मानंद स्कूल के एडमिशन होते हैं उस स्थान पर आप जाइए। जब किसी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन हो रहे होते हैं और वहाँ लॉटरी निकल रही होती है, जब 2000 लड़कों का एडमिशन होना है, उसमें से 200 चुने जाना है, और जब लॉटरी निकलती है और जिसके बच्चे की लॉटरी निकल जाती है उसके माता पिता वहाँ का चेहरा देखिए तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये जो आत्मानंद विद्यालय की उपलब्धियाँ आप गिना रहे हैं, 2023 के इलेक्शन रिजल्ट में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। इसलिए इस पर हम ये विराम दे देते हैं, ये छोड़ देते हैं 23 के रिजल्ट में। 3 दिसंबर को जो भी परिणाम आएंगे, इससे जनता के जो भीतर जो चल रहा है आपके पक्ष में या विपक्ष में या इसकी उपलब्धियों पर, वो तय हो जाएगा। आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी जो होती है किसानों की, कर्ज माफ़ी, हमने पिछले बार 2018 में भी आपने कहा कि हम करेंगे, और बहुत हद तक आपने किया भी, लेकिन 100% वो भी नहीं हुआ। मैं फीडबैक लेता रहता हूँ। चलिए 2023 में भी आप कह रहे हैं कि कर्जा माफ़ी करेंगे। प्रदेश कर्ज में डूबता रहेगा लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करेगा।
प्रदेश किसके लिए है? जनता के लिए है। जनता प्रदेश के लिए नहीं है। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। या ऐसा अदानी अंबानी से लेके गरीब आदमी तक ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कर्जा ना लिया हो? सवाल इस बात का है कर्जे का उपयोग कहाँ हुआ? कर्जे का उपयोग उसने अपने जीवन के उन्नति करने में लगाया या कर्जे का दुरुपयोग हुआ है? मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए कर्जा माफी करेंगे, नहीं, चुनाव जीतने के भले कर्ज से डूब जाएंगे। नहीं, चुनाव जीतने का तो प्रश्न ही नहीं है। चुनाव तो जनता जिताती है। यदि कर्ज और यदि ऐसी ही बात थी चुनाव जीतना का, तो भाजपा ने क्यों नहीं? क्या भाजपा चुनाव जीतने का कम प्रयास कर रही है क्या? बीजेपी तो ये कहती है डॉक्टर साहब कि जो कांग्रेस की पॉलिसी ये है कि आप उनको कर्ज तले, क्योंकि ये तो आदी हो जाएंगे ना। ये ठीक है, परिस्थितियों में ले लेना अलग चीज है, उसके लिए हर गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये कहती है, बीजेपी ये कहती है कांग्रेस को कि ये कमजोर बनाने की रणनीति है कि आप वहीं नीचे ही रहो, बजाय इसके उनके कर्ज माफी के आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्यों नहीं होती, योजनाएं क्यों नहीं बनती? आप भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर में सब्सिडी दे, घरों में सब्सिडी दे, तब वो सही है नीति। और यदि छत्तीसगढ़ सरकार उनको लाभ देती है तो वो गलत है। भारत के ऊपर कितना कर्जा है आप उसका भी तो आकलन कीजिए। आप छत्तीसगढ़ पर क्यों से मत जा रहे? देश तो पूरा अपना है। भारत के ऊपर कितना कर्ज है और छत्तीसगढ़ के ऊपर कितना कर्ज है, और किस कर्ज का उपयोग किस में हुआ? छत्तीसगढ़ ने जो कर्जा लिया उसका सही उपयोग हुआ। आप वकील भी हैं डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, आप बाखूबी समझते हैं इन चीज़ों को कि क्या ये फ्री की रेवड़ी बांट करके, चाहे फ्री बिजली दे देना या फिर कर्जा माफ़ी कर देना, धान की उच्च कीमतों की बात जो होती है ये सब कर देना, इससे क्या यहाँ की जनता का भला होगा, क्या युवाओं का भला होगा? आप इस एंगल से क्यों नहीं देखते कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता आर्थिक रूप से मजबूत हो पा रहा है जितना होना चाहिए? देखिए, हमने किसका कर्जा माफ किया पहले ये देखिए आप। छत्तीसगढ़ की घोषणा पत्र में और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसने कर्जा माफ किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ किसान ने किसानों का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्व सहायता समूह का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे लोगों का, और अंबानी और अदानी का कर्जा किसने माफ किया? इस पर भी तो गौर करिए। बड़े बड़े जिन लोगों ने कर्जा लिया था उसका कर्जा केंद्र सरकार ने माफ किया। आप बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेंगे क्या? नहीं, हम अंतर बता रहे हैं। नक्शे कदम पे नहीं, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो रहीसों के लिए कर रहे हैं। हम किसी के लिए चाहे वो रहीसों की बात हो या गरीबों की भी बात हो। नहीं, पहले ऐसा क्यों बीजेपी या कांग्रेस भी ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? यदि आप दौड़ में किसी दौड़ प्रतियोगिता रख रहे हैं तो उस दौड़ की प्रतियोगिता में पहले आपको सबको बराबर खड़ा करना पड़ेगा, इसके बाद दौड़ की प्रतियोगिता शुरू होना, विकास तब शुरू होगा। यदि कुछ लोग बहुत पीछे हैं और कुछ लोग बहुत आगे चले गए तो विकास नहीं है। पहले एक लाइन पे खड़ी करने के लिए गरीबों का कर्जा माफ किया जा रहा है कि सारे लोग, एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, उसके बाद लोग आगे बढ़े, उसके बाद 70 बरस हो गए, सरकार आप ही की थी। 70 बरस तो हमारी सरकार की थे ही नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। जो बातें कही जाती, भारतीय जनता पार्टी तो 70 बरस अपने शासनकाल का भी जोड़ दे रही है। बड़ा आश्चर्य। 50 साल एबव तो मानेंगे ना? 50 साल पहले भारत में क्या था और आज भारत कहाँ पहुंचा है? उन 50 सालों में कहाँ गए? इनने क्या किया? आज जहाँ स्कूल लग रहे हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, जो रेलवे स्टेशन बने हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, जो बस स्टैंड बने हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, जो अस्पताल बने हैं वो कांग्रेस सरकार, जो पुल बने हैं वो कांग्रेस सरकार। इनने किया क्या है? हमारी बनाई हुई चीज़ों की मरम्मत तो ये कर नहीं पा रहे अपने केंद्रीय राज्य शासन में। ये क्या करेंगे? इनने नया किया क्या है? इनने जो हमारा किया है, जो घर बनाया था, उसके सही से रंग रोगन और पेंट नहीं कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में। तो हमने कितना किया है उसको 50 साल पहले की, 70 साल पहले की तस्वीर देखिए आज, और आज भारत की तस्वीर देखिए। बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं आप जी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 2500 रुपए दे रहे हैं, 4.5 साल लग गए। अभी हाल ही के इंटरव्यू में भूपेश बघेल जी ने कहा कि भाई हमने 5 सालों में पूरा करने की। युवा तो इस इंतजार में था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में बनेगी और 2019 से ही हमारे खाते में बेरोजगारी भत्ता आने शुरू हो जाएंगे। हुआ नहीं, 4 साल बीत गए। आखिरी 6 महीने में आपने दिया, वो भी बहुत कम लोगों के लिए, क्राइटेरिया बहुत आपने बांटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ के युवा सिर्फ बेरोजगारी भत्ता पाए और घर में रहे? क्या उसकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं ये नहीं है कि वो आगे बढ़े, 4 पैसा कमाएं? ये पूछना चाहता हूं। और मैं फ्री या कर्जा माफी की बात पर मैं आपसे सवाल किया था, उस पर यह कहना चाहता हूं, क्या जरूरत सिर्फ किसानों को यही रहे कि वो कर्जा लेता रहे, उसका माफ होता रहे, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता?
आप बात करते हैं 32 रुपये, आप 25 रुपये की बात की है, 25 रुपये में आपने खरीदा, ये पूरा प्रदेश जान रहा है, प्रदेश के किसान बहुत हद तक खुश भी हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि आज 32 रुपये कर रहे हैं और उसके बाद उसमें जो लागत मूल्य है वो कितना ऊपर उठ गया है? तो फायदा कहाँ हो रहा है आखिर किसानों को? जो बीज आते थे सस्ते दरों पर, वो बीज आज काफ़ी महंगे हो गए हैं, खाद बहुत महंगे हो गए हैं, उसमें दवाइयाँ जो छिड़की जाती हैं वो महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में कहाँ, एक तरफ आप देते हैं, दूसरी तरफ दूसरे एंगल से लूट लेते हैं, कैसे भला होगा जनता का? देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि व्यवसायियों को लाभ हो रहा है, यही आपका अर्थ है ना कहने का। देखिए, बीज पैदा कौन करता है? बीज किसान पैदा करता है। बीज कोई व्यवसायी पैदा नहीं करता, बीज भी किसान पैदा करता है और धान भी किसान पैदा करता है। यदि बीज के दाम बढ़ रहे हैं तो वो भी लाभ किसान का हो रहा है। हाइब्रिड का जमाना है। हाइब्रिड भी किसान ही पैदा करता है, कोई ये फैक्ट्री से पैदा नहीं होता हाइब्रिड भी। वो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको कर रही हैं। नहीं, कंपनियां उसको सहयोग कर सकती, अगर कर भी होगा किसी खेत की माटी में ही कोई बीज पैदा होगा, किसी फैक्ट्री की मशीन से बीज पैदा नहीं होगा। इसलिए जो भी किसानों के लिए, और दूसरी बात, हमने जो भी किया है उसमें जो कहा है वो किया है। एक बात इसमें विचार करना पड़ेगा, आप जो किसानों की बात करें, आज के 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसान को देखिए, उसकी तस्वीर देखिए, और आज किसान की तस्वीर देखिए छत्तीसगढ़ की, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और किसान को जब पैसा मिलेगा तो पैसा सर्कुलेट होगा, क्योंकि वो पैसा छत्तीसगढ़ में घूम रहा है। और जब वो पैसा अदानी और अंबानी को मिलेगा तो वो एयरपोर्ट में पैसा चला जाएगा, वो विदेशों में पैसा चला जाएगा, वो दूसरी जगह। छत्तीसगढ़ के युवा ये चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता मत मिले, हमें रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, हम बैठ करके खाने वालों में से नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ की युवा कहती है। भत्ता किसको दे रहे हैं आप? जरा इस मुद्दे पर गहराई पे जाइए ना आप। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए किया है, हमने ये बेरोजगारी भत्ता का अर्थ कांग्रेस से ये नहीं किया कि जाओ पैसे ले जाओ, उसका ये है कि रोजगार मिले हर आदमी के लिए, एक स्किल डेवलपमेंट। अभी तो सीधे खाते में पैसे आए हैं साहब। नहीं, सीधे वो तो पैसे आए हैं, लेकिन वो पैसे कैसे आए हैं? यदि जिनको रोजगार हमने दिया है, जिनको रोजगार दिया है, जो बिल्कुल बेरोजगार है उनके खाते में पैसा है। दूसरे जिनने स्किल डेवलपमेंट किया है, जिनको पैसा नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा, हमने सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए कहा है उनको कि बेरोजगार ट्रेनिंग करें। और उद्देश्य जो कांग्रेस का है वो ये उद्देश्य है कि हमारा युवा, बेरोजगार युवा अपने उस पर पैरों पे खड़ा हो, उसका अपना व्यवसाय हो, अपनी सोच हो, अपना डेवलपमेंट हो। भत्ता हमारा सेकेंडरी है, उसको पैरों पे खड़ा करना पहला। तो ये 5 साल में यही काम होना चाहिए, क्योंकि युवा तो चाहता है कि हमें काम मिले, रोजगार मिले। आप पहले के बेरोजगारी के आंकड़े देखिए, आज के रोजगार क्या। आप जाइए तो जहाँ जो नई योजनाएं बनी हैं, युवाओं में, स्व सहायता समूह में, युवा महिलाओं में इतना डेवलपमेंट आया है, इतना, जो चीज़ दिल्ली से बनती थी और छत्तीसगढ़ आती थी, वो आजकल छत्तीसगढ़ की बनी हुई चीज़ विदेशों में जा रही है, दिल्ली में जा रही, कलकत्ता और मुंबई में यहाँ की बनी हुई गोबर की चीज़ें वहाँ के लोग स्वीकार कर रहे हैं। गोबर घोटाला के तो बहुत आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, वो घोटाले के आरोप लगाना सहज है। आपने गौठान बनाया, गौठान में ना पशु नजर आते हैं, ना वहाँ गोबर नजर आता है। योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हुआ नहीं, क्योंकि मैं जाकर के गौठान में भी गया हूँ, देखा हूँ। अगर उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए तो गौठान बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप विफल रहे हैं तकरीबन 60% अबव। आप पहले तो सोच की बात, आज गोठान बना इसलिए लोग गोठान की कल्पना कर रहे हैं, गोठान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गोठान में कमियों की बात कर रहे हैं। इस 15 साल में गोठान बने क्यों नहीं, इस पर कोई नहीं सोचता है। आज गोठान बने तो उस पर यह प्रश्न। चलिए, आपने कहीं ना कहीं किसानों के लिए और गाँवों के बारे में सोचा, गौठान के बारे में सोचा। खैर, ये माना जा सकता है कि कम से कम आपने सोचा, ठीक है, इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हुए ना हुए। बीजेपी के मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा कर्जा माफ़ी हम कर रहे हैं, बीजेपी ने कहा हम कर्जा माफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हर गरीब परिवार की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह, 12,000 रुपये सालाना देंगे। कर्जा माफ़ी की जो बात है, कर्जा माफ़ी में पूरा छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार तो कर्ज नहीं लिए हैं, बहुत लिमिटेड लिए हैं, बहुत कम % वाले लिए हैं। उससे क्या होगा? कर्जा माफ़ी से सिर्फ वही लोग लाभान्वित होंगे जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, जो नहीं लिया है उसको कोई लाभ नहीं होगा। बीजेपी का ये कहना है कि अगर हम हर गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में सीधे साल में 12,000 रुपये दे रहे हैं, 5 साल में 60,000 रुपये मिल रहा है, और पूरा गरीब परिवार इससे लाभान्वित हो रहा है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपको ये बताएं कि कर्जा 1% लोगों ने नहीं लिया,
किसानों में से 80% 90% लोग कर्जा लेते हैं, चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो। 90% लोग, आप आंकड़े उठा के देखिए छत्तीसगढ़ के, 89 नहीं 90% लोग कर्ज, क्योंकि जो खाद मिलता है सोसाइटी से, जो बीज मिलता है सोसाइटी से, जो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं सोसाइटी से, वो क्रेडिट के रूप में ही मिलते हैं। तो 80-90% किसान जो है वो, और यहाँ की जनता 80% किसान है टोटल पॉपुलेशन के, और उसमें से 90% लोग 80% लोग कर्ज लेते हैं। तो कर्ज कोई कम आदमी नहीं ले रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये थी कि मोदी जी ये सोच रहे थे कि यदि हमने छत्तीसगढ़ का कर्जा माफ किया तो पूरे भारत का कर्जा माफ करना पड़ेगा। इस डर के कारण उन्होंने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में रखे। सच्चाई ये है, सच्चाई ये नहीं है कि वो, लेकिन कर्जा माफी से ज्यादा पैसे तो गरीबों के खाते में जाएंगे। बहुत ऐसे किसान हैं, आज भी मेरी जानकारी में है, जिसमें आप 100% पंजीकृत किसान नहीं है। कुछ ऐसे किसान हैं जो छूट चुके हैं, और जो महिलाओं को फायदा जाएगा वो सीधे उसमें सिर्फ गरीब होना एक टैग लगा है, जो उनके घोषणा पत्र में है कि आप गरीब परिवार से हैं, आपके खाते में वहां की महिलाओं को मिलेगा। तो इससे तो 100% परिवार को, गरीब परिवार को फायदा हो रहा है। आप तो सिर्फ कुछ ही % क्या बात करें, गरीब परिवार की बात करते हैं। हमने गरीब, इनने कितना ये कहा, चावल जो आज 35 किलो मिल रहा है, जो इसके हिसाब से मिल रहा है, पूरे भारत में ये क्यों नहीं हो रहा? गरीब परिवार की क्या बात करते हैं? बीपीएल को जो हम 1 रुपए के, पूरे भारत में क्यों नहीं मिल रहा है 1 रुपए किलो चावल? यही छत्तीसगढ़ में क्यों मिल रहा है? दूसरी बात, जो 5 लाख रुपए था वो गरीब परिवार के लिए हमने 10 लाख इलाज कर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत जरूरी, और अन्न, ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी है। हमने 5 से 10 लाख किया है घोषणा पत्र में। आम आदमी के लिए जो 50,000 रुपये था खूबचंद बघेली योजना में, हमने 5 लाख किया है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं जेपी साहब, शासकीय अस्पताल है, मैं वहाँ भी जाता हूँ। बहुत सारे अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेड की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साफ़ सफाई, बाकी चीज़ें, खाने को लेकर के बहुत चीज़ों में कमियां पाई जाती है। यहाँ से महाराजा साहब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं 5 सालों से, इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि महाराज साहब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें वो मजबूती प्रदान नहीं कर पाए, जिनके चेहरे को देखते हुए सरगुजा अंचल की जनता ने उनको वोट किया था। देखिए, यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल तक, तो मेडिकल कॉलेज शून्य था, एक भी शून्य था। यहाँ एक भी एडमिशन नहीं हो रहे थे। यहाँ आज 125 लोग आ रहे हैं। स्पेशलाइजेशन पीजी यहाँ खुल गया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज रनिंग में है। यहाँ पे जो हमारे क्लिनिक के नाम पे मोहल्ले योजना, आजकल टेस्ट कराने में अस्पताल नहीं जाना पड़ता। हमारे मोहल्ले में हमारा क्लिनिक है, हम उसमें जाके अपना टेस्ट कराते हैं, वही रिपोर्ट आती है। तो स्वास्थ्य के मामले में जो डेवलपमेंट हुए हैं। और दूसरी बात क्या होता है, आप अपनी जगह पे दुरुस्त बात कर रहे हैं। क्या होता है कि एक कहानी है टाइल्स की, यदि 100 टाइल्स लगे हैं, उसमें से एक टाइल्स तिरछा है पूरे घर का, तो सारे लोगों की निगाह उस एक टाइल्स पे जाती है जो तिरछा लगा हुआ है, और जो 99 टाइल्स सही लगे हैं उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो स्वास्थ्य में भी यही स्थिति है कि इसमें यदि एक टाइल्स खराब है तो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो 99 टाइल्स अच्छे लगे हैं उस पर चर्चा। स्वास्थ्य के मामले में जो विकास हुआ है, आप आज के 5 साल पहले के अस्पताल में जाइए, आज के अस्पताल में जाइए, आपको अंतर दिखाई देगा, बहुत अंतर देगा। 15 साल अंतर तक ही रहेगा। बाकी अच्छा, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह गरीब परिवार को उस वैसा हॉस्पिटल क्यों नहीं मिल सकता, शासकीय हॉस्पिटल क्यों नहीं मिल सकता उनको? ये बताइए कि जब आत्मानंद स्कूल खोले तब आरोप कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, इतनी अच्छी क्वालिटी का स्कूल क्यों खोल दिया। अब अस्पताल की तरफ आ रहा है तो उल्टा आरोप कि वो प्राइवेट की तरह क्यों नहीं हो रहा। प्राइवेट की तर्ज पर ही आगे हम बढ़ रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में ये हुआ कि जो उसी तर्ज पर सारे आत्मानंद स्कूल। दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या छत्तीसगढ़ के जो जनता है, यहाँ की जो जनता है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल पर 100% भरोसा है? बिल्कुल सही बात। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। मैं भी एक प्रश्न उछाल रहा हूँ आपके पास, मैं भी एक एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि आप एक तस्वीर उठाइए जो 5 साल पहले अस्पताल की थी। आप जवाब से बच रहे हैं, चलिए ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, मैं समझ गया। आप जनता जानती है हर एक चीजों। मुद्दे पे आते हैं। जो सरगुजा संभाग की जनता है उसमें काफी हद तक नाराज आप पर है कि आपने 5 सालों से सड़कों पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव नजदीक आए, आपने लीपापोती कर दिया और चुनावी मैदान पर उतर गए।
कैसी बात कर रहे हैं आप? आज के 5 साल पहले जब हम रायपुर जाते थे तो हमें 12 घंटे लगते थे अंबिकापुर से रायपुर जाने के लिए। मैं 12 घंटे की बात कर रहा हूं। हाँ, वही सरगुजा संभाग से ही तो गए हैं। यहाँ से उदयपुर जाएंगे, लखनपुर जाएंगे, कोरबा, इसी संभाग से तो आप जाएंगे। अंबिकापुर से अगर उत्तरी छोर को देख लें, हाँ, तो बलरामपुर देख लें, बलरामपुर देख लें, हाँ, सूरजपुर का हिस्सा देख लें। बिल्कुल बिल्कुल, तब से जो बेहतर स्थिति बनी है, सड़कों की स्थिति देखिए, जहाँ पे नेशनल हाईवे है वहाँ छत्तीसगढ़ कुछ नहीं कर सकता। आपका प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए कि जो आपने बताई सड़कें वो नेशनल हाईवे है। एनएच की यहाँ से बनारस की एनएच की बात छोड़, बनारस की स्थिति कर्राह जाते थे लोग आने जाने में, ऐसी स्थितियां रही हैं। हाँ। हमारा आने जाने वाड्रफ नगर से अंबिकापुर आने में हम सड़क बदल देते थे। हाँ। कभी हमने वो राह चुना ही नहीं। हाँ। हम चलगली से आप जाकर के देख लीजिए, वहां टेकाम जी थे शिक्षा मंत्री, आप चलगली रूट पर जाइए, वहां का गड्ढा आज 2 फीट 1.5 फीट ऐसे गड्ढे मिलेंगे आपको, आज भी मिलेंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। आप प्रतापपुर से, प्रतापपुर का हिस्सा जो महुआपारा बनारस रोड को जोड़ती है, प्रतापपुर जिसको आप जिला बनाने का भी वायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया था, वो सड़क आज तक जोड़ नहीं पाई। देखिए, बहुत सा हमने माना कि 100% काम कभी कोई नहीं कर पाता, इस बात को हमसे, लेकिन जहाँ तक सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है, पहले की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। और रही बात तुलना की, तो आप जरा रिंग रोड में अंबिकापुर के घूमिए, एनएच में, शहर के अंदर एनएच की ये स्थिति है। क्या कर रही है केंद्र की सरकार? आपने कहा घोषणा पत्र में कि अब इस बार हम 32 रुपए किलो धान खरीदेंगे। बीजेपी ने कहा हम 31 रुपए धान खरीदेंगे, लेकिन 31 रुपए धान हम सीधे आपके खाते में एक मुश्त पैसा देंगे और उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पंचायत भवन में पैसा उपलब्ध कराएंगे। तो अभी हमने ये कहाँ कहा है कि हम कैसे पैसा उपलब्ध कराएंगे? हमारे घोषणा पत्र में रेट दिया गया है, हमारे घोषणा पत्र में प्रोसेस नहीं दी गई। और नहीं, उसमें लिखा हुआ है क्या कि जिस पिछले बार जैसा आपको मिला है वैसी 4 किस्तों में मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, प्रोसेस नहीं बताया। और इनके घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र में अंतर ये है, इनने तो घोषणा की, इनके प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे। हमारे राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम अगले दिन आपका कर्ज माफ करेंगे। तो उन घोषणाओं की भी तो तुलना कीजिए कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए पूछिए लोगों से। लेकिन ये तो किसानों के फायदे का है ना। अगर 1 रुपए कम भी मिल जा रहा है तो उसमें बुराई क्या? घर में पैसे मिल जाएंगे, पंचायत भवन में जाएंगे, एक मुश्त राशि प्राप्त। हमने भी तो कहा है कि जो कर्ज की राशि है हम नहीं काटेंगे, कर्ज की राशि नहीं काटी जाएगी इस बार, हम पूरा पैसा आपको देंगे। हम कहाँ कह रहे हैं हम कर्ज की राशि काटेंगे? जब अभी तक क्या होता था कि जो लोग कर्ज लेते थे उस कर्ज की राशि को काट के उनका भुगतान होता था, अब की बार आपको पूरा भुगतान होगा। जिस तरीके से घोषणा पत्र का इंतजार तो छत्तीसगढ़ की जनता कर ही रही थी, बीजेपी के भी घोषणा पत्र का और कांग्रेस का भी, दोनों पार्टियों ने कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। आपके घोषणा पत्र में भी कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं आपने कहा। हाँ, कर्मचारियों के लिए किया कितना है? सिर्फ एक मुद्दे को छोड़ के, संविदा को रेगुलर करने के अतिरिक्त, वो उसके अतिरिक्त वही तो नाराज हैं। उनका ही तो कहना था कि 2018 में हमने भरपूर समर्थन करके सरकार में, सत्ता में बैठाया था कांग्रेस को। आपने कर्मचारी का एक बिंदु लिया, दूसरा नहीं लिया। हमने ओपीएस लागू किया, पुरानी पेंशन योजना का केंद्र सरकार क्यों नहीं पुरानी पेंशन योजना कर रही है? आप क्या बात कर रहे हैं? पुरानी पेंशन योजना इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके सामने, और रेगुलर होने का तो अभी ये जो अगला अगर जिनको जॉब ही फिक्स नहीं रहेगा, जॉब ही सिक्योर नहीं रहेगा, वो पेंशन की बात करेंगे क्या? कैसे नहीं? अभी जो भर्तियां हो रही हैं, जो अभी हम लोगों ने कहा, ये किसने किया? हमने कहा कि कांग्रेस और बस्तर और सरगुजा में स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाए। हम लोगों ने ये एक कर्मचारी के हित में, यहाँ के क्षेत्र के हित में ये बात कही, और उस बात को लोग कोर्ट तक चले गए, उस बात के लिए कि कोर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सबको बराबर होना चाहिए। कौन कोर्ट गया और कौन क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए, क्षेत्र के कर्मचारियों के हित की बात कर रहा है? इसमें भी तो विचार होना चाहिए। जॉब देने की बात करते हैं, आखिरी पड़ाव पर चलते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम कम ही सवाल करते हैं और आने वाले दिनों में आपसे सवाल फिर से करेंगे। आखिरी सवाल ये कि युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं आप, बहुत सारी वैकेंसीज भी निकले, मतलब ऐसा लग रहा था कि भूचाल सा आ गया है, इतने वैकेंसीज आपने लास्ट टाइम पे निकाले थे, लेकिन चयन प्रक्रिया में इतना बड़ा घोटाला, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बड़े बड़े अधिकारियों के भाई भतीजे परिवार के सदस्य बन रहे हैं। देखो, इससे विश्वास टूटता है। गरीब जो मेहनत कर रहा है, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि जांच में जो भी व्यक्ति इसमें यदि दोषी पाया गया तो चाहे किसी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे जिस स्तर का व्यक्ति हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। यदि कोई, हमारे यहाँ व्यापन की तरह घोटाला नहीं हुआ, हमारे यहाँ चपरासी से लेकर कलेक्टर के यहाँ तक घोटाला नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो आरोप लगे हैं वो पीएससी के, उसकी तत्काल जांच बैठाएगी, उसकी जांच बड़ी गंभीर स्थिति से चल रही है और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई। ये कह करके बच जाते हैं
जेपी साहब, ये हर पार्टी के नेता यही कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच पे सही पाया जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो युवा आज कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए, डीएसपी के लिए, सीजीपीएससी के लिए, और अगर इस तरीके से, क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। नहीं तो क्या प्रजातंत्र में क्या व्यवस्था है? प्रजातंत्र में कानून के माध्यम से तो ही होगा। ये थोड़ी हो सकता है कि किसी ये ने आरोप ऐसी लगाया। नौबत आई ही क्यों कि विश्वास टूट जाए युवाओं का? नहीं, युवाओं का विश्वास नहीं टूटा। आप मतलब आप अच्छे तरीके से आपने चलाया नहीं, आपकी निगरानी नहीं थी वहां पर? जी नहीं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो आरोप लगे हैं, जो भी पीएससी में जो आरोप लगे हैं, उस आरोप की इतनी गहन जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही, कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। ऐसा नहीं कार्रवाई करेंगे, जांच कार्रवाई प्रारंभ है, उसमें तत्काल हटाए गए लोग वहां से, तत्काल कार्रवाई की गई। जो शासन कार्रवाई, जो न्यायिक प्रक्रिया है, सजा दंड देने का अधिकार है, वो न्यायपालिका को है, वो कार्यपालिका को और इसको नहीं है। अब चलिए सरगुजा की राजनीति पर आते हैं। सरगुजा की राजनीति में टिकट का बंटवारा कांग्रेस ने बहुत लेट किया, बहुत इंतजार यहाँ की जनता कर रही थी किसको उतारा जाए, बहुत फेरबदल भी हुए, कुछ पुराने चेहरे भी सामने आए, और अभी भी ये हलचलें चल रही हैं कि जो फैसले आए हैं बहुत हद तक सही नहीं है, कुछ को जनता स्वीकार रही है, कुछ को नहीं स्वीकार रही है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सरगुजा की जनता को ये पूरी तरह से पता चल चुका है, उनको आभास होता है कि सरगुजा संभाग में जो भी कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, दिए हैं, जिस किसी को भी अपना चेहरा बनाया है, उसमें सिर्फ महाराज साहब का चला है, महाराज साहब ने ही तय किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति टिकट नहीं बांटता है। कांग्रेस पार्टी में एक व्यवस्था है, एक सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर जो योग्य पाए जाते हैं, क्योंकि सारे प्रत्याशी योग्य होते हैं, उनमें से एक का चयन करना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति टिकट ना बांट के हमारे यहाँ व्यवस्था है। हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर से, बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मंथन करते हैं, सर्वे रिपोर्ट देखते हैं। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो ऐसा लगता है कि सबसे श्रेष्ठ है, उसको टिकट दिया जाए। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौती कोई भी राजनीतिक है तो क्या? नहीं, कोई कांग्रेस के सामने है ऐसी कोई विशेष चुनौती। दूसरी बात, चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है, हर राजनीतिक दल के लिए चुनौती होता है, हर प्रत्याशी के लिए चुनौती होता है। फिर क्या चुनौती है, अगर चुनौती पूछा जाए आपसे तो? क्या हमारे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो चुनाव को हमारे प्रभावित करे, हमारे चुनाव को, कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव को प्रभावित करे, कांग्रेस की नीति की रीति को प्रभावित करे, ऐसी कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। हमारे प्रत्याशी बहुत उत्साहित है। जनता का स्नेह और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है सरगुजा संभाग के लिए, वो हमेशा मिलता रहेगा। और यहाँ तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी मोदी की, तब सरगुजा अंचल की 3 सीटें कांग्रेस की थी। ऐसी स्थिति में यहाँ सदैव यहाँ की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। सरगुजा संभाग में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं 2023 में? देखिए, मैं एक कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूं कि कितनी आएंगी, और जो भी इस बात को बताता है चुनाव में कि इतनी सीटें आएंगी, वो ये जनता निर्णय करती है, जनता का आशीर्वाद होता है। ये है कि हमारी सीटें काफ़ी मात्रा, काफ़ी संख्या में आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत पीछे है, बहुत पीछे। बस सिर्फ इतना ही कहेंगे, क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई आप सोचे कि हर बाल पे कोई छक्का मारेगा, ये संभव नहीं है। आपने वही महाराज साहब वाली बात कह दी। हर बाल पे छक्का, हर बाल पे कोई छक्का मारे, ये संभव नहीं है। लेकिन जो टीम बेहतर खेलती है, 2018 के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया है। जी नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं। सवाल संख्या का नहीं है, हमारी सरकार बन रही है, हम बहुमत में आ रहे हैं, और सरगुजा संभाग में भारतीय जनता पार्टी की संख्या हमारी संख्या से बहुत पीछे है। वो अंतर बहुत ज़्यादा है, हम बहुत आगे। कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं। आपने बहुत सारे वायदे उसमें लिखे हैं जिसको आप निभाएंगे। चूंकि सरगुजा संभाग को इतने वर्षों से आप जान रहे हैं, सरगुजा संभाग के लिए कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी के बने या कांग्रेस की बने, उसको सरगुजा संभाग के लिए क्या करना चाहिए जिससे पूरे सरगुजा संभाग का भला हो सके, उनको ऊंचाई पर ले जाया जा सके यहाँ की जनता को? शिक्षा, स्वास्थ्य और सामान्य वर्ग का उत्थान, ऐसा जो स्थायी विकास हो, सरगुजा संभाग का स्थायी विकास हो, सरगुजा शिक्षा व्यवस्था बढ़े, सरगुजा का स्वास्थ्य में लोगों को दिक्कत ना हो, ये आम आदमी को जो लाभ हो, आम आदमी तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों की व्यवस्था, ये सब कुछ सुधार हो। ये राजनीति से अलग बात है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका यही सोच होता है, मेरा भी यही सोच है कि जिसमें विकास, संभाग का विकास हो, आम आदमी खुश हो, यही लक्ष्य है कांग्रेस का। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, आपने हमसे बात की और हमारे सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद। ये थे
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने घोषणा पत्र पर और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, इनसे सवालात किए। ये बातचीत आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये रोचक बातचीत वो भी सुन सके, वो भी देख सके। जी हाँ, चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, करिएगा ज़रूर। इसी तरीके से रोचक वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। एक गुजारिश और है कि अगर फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा परिवार बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने रहें, ताकि इसी तरीके से आपका मोहब्बत हमारे साथ जुड़ा रहे, बना रहे, स्नेह बना रहे। बहरहाल कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।